हम लोग पिछली क्लास में हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ रहे थे। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब विद्युत स्थैतिकी का 3 लेक्चर मेरा खत्म हो चुका है। अब मैं विद्युत स्थैतिकी का चौथा लेक्चर में आज देने वाला हूं। हम लोग लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। हम पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके थे बालक? हम लोग कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। कौन सा नियम पढ़ चुके हैं? कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। अब कूलाम के नियम से संबंधित हमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट SIP हम पढ़ रहे थे। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम 9 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। 9 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। 9 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे का पढ़ते हैं। तो 9 पॉइंट में हम लेक्चर 1 और 2 में हम विद्युत आवेश के विषय में केवल पढ़े हैं और लेक्चर 3 में हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। कूलाम के नियम में हमने 9 पॉइंट SIP के 9 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम 9वें पॉइंट, जो लास्ट वाला मेरा 9th वाला पॉइंट था, उसमें हम कूलाम का नियम वेक्टर के रूप में पढ़े थे। तो वेक्टर के रूप में हम पढ़ चुके हैं। ये हम आपको बता चुके थे। वेक्टर के रूप में कूलाम का नियम। तो वेक्टर के रूप में कूलाम का नियम वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के Q1 Q2 बटे R के स्क्वायर में R कैप लगा देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, या जहां बालक R कैप बराबर वेक्टर R अपान स्मॉल r भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R के पावर R स्क्वायर है इंटू वेक्टर R अपान R कर लेंगे। तब ये R और R मिल करके अब क्या हो जाएगा? यहाँ R के पावर 3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप पढ़ चुके हो। जैसे एक नीट 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसी कूलाम के नियम को वेक्टर के रूप में एक नीट 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम नीट कूलाम के नियम से संबंधित नीट 2003 का एक क्वेश्चन है। हम उसी क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था कि एक हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है। किसका? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो वेक्टर के रूप में कूलाम का बल आपको लिखना है। किस रूप में? वेक्टर के रूप में कूलाम का बल आपको लिखना है। क्या क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु नाभिक में स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो वेक्टर के रूप में कूलाम का नियम आप लिखिए। वेक्टर के रूप में कूलाम बल आपको लिखना है। चलो भाई, तो हम F बराबर, फार्मूला मेरा क्या होता है? वेक्टर F बराबर अभी पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान लो वायु है, तो वायु है तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो Q1 के जगह हम नाभिक का आवेश लेंगे। Q1 के जगह किसका आवेश लेंगे? नाभिक का। तो नाभिक, किसी भी परमाणु नाभिक में, हाइड्रोजन परमाणु नाभिक में जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक, यानी कि एक प्रोटॉन के बराबर होता है। एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो उसको हम लोग +E से डिनोट करते। किसी भी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो ये आपका Q1, ये किसका काम करेगा? Q2। तो ये Q2 पर हम लोग कौन सा साइन लगा देंगे? नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो अब मेरे पास फार्मूला क्या बन गया? वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू -E अपान, यहाँ R कैप रहता है, वेक्टर लिखे यहाँ R कैप लिखोगे
अपान आर का स्क्वायर इंटू का रहेगा आर कैप। ठीक, या तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, 1/4πε0 माइनस ई का स्क्वायर आर के पावर 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, वेक्टर आर। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से आप यही वाला ऑप्शन 2003 नीट का सही था। तो क्या क्वेश्चन ये था, फिर से देख लेते हैं, एक बार हम इसे कंफर्म कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने दिमाग में कि हाइड्रोजन परमाणु नाभिक के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो कूलाम के अनुसार बल आपको लिखना है। तो कूलाम के अनुसार वेक्टर के रूप में जो बल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, आर कैप भी होता है। और आर कैप के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर आर अपन स्मॉल आर भी लिखते हैं, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब आओ Q1 के जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन परमाणु का आवेश। तो हाइड्रोजन परमाणु में जो आवेश होता है वह प्लस ई के बराबर होता है, प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। और Q2 के जगह कौन है, ये Q1 हो गया और ये क्या हो गया Q2। तो Q2 के प्लेस पर कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस ई। ठीक, तो वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 के जगह प्लस ई, Q2 के जगह माइनस ई अपान आर का स्क्वायर। और वेक्टर के रूप में लिखना तो आर कैप हमको लिखना पड़ेगा। तो 1/4πε0 हो गया माइनस ई का स्क्वायर, यहां से माइनस ई स्क्वायर, यहां क्या लिखोगे, आर कैप के जगह, आर कैप के जगह हम लोग लिखेंगे वेक्टर आर अपान आर। तो वेक्टर आर अपान यहाँ आर के पावर 3। तो ये नीट 2003 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब मेरा आगे का हम आगे बढ़ाते हैं, हम 10वां वाला SIP हम लोग पढ़ेंगे। SIP नंबर हमको 10 पढ़ना है इस बार। तो SIP 10 में हमको क्या पढ़ना है, 10 नंबरिंग है SIP 10। अब आप लोग कॉपी और पेन को तंदुरुस्त रखो और अपने दिमाग के साथ उसको चलाना सीखिए। ठीक, तो अब हम SIP 10 में हमको क्या हेडिंग पढ़ना है, अपसाइलन नॉट का विमात्रक, अपसाइलन नॉट का मात्रक अपने को पढ़ना है। तो अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या होता है, ये किस ईयर में आपसे पूछा गया है, हम ये मेंशन कर देते हैं। ये पूछा है 2009 में पूछा है, 2014 में पूछा है, और आपको ये पूछा है 2012 में पूछा है, 2012 में, और आपको 2020 और 22 में भी पूछा गया है। तो 2009, 12, 14, 20 और 22 में। तो इस हिसाब से आप तर्क लगा सकते हो, अपने से गेस कर सकते हो कि अपसाइलन नॉट का मात्रक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलो बकलोली कम करते हैं, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो एक बात आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज का मात्रक लिखना होता है या बीनी सूत्र लिखना होता है तो उससे रिलेटेड सबसे पहले हमको लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला। तो अपसाइलन नॉट से संबंधित हमें क्या लिखना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो स्मॉल नॉट से संबंधित हमारे पास फार्मूला क्या होता है, F बराबर, वायु में अगर बात करें तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। ये मेरे पास फार्मूला है। अब यहां से अपसाइलन नॉट को यहां भेजो और F को यहां भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपसाइलन नॉट का मात्रक बताना है तो हमें अपसाइलन नॉट की वैल्यू चाहिए। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 4 1/4 हो जाएगा Q1 Q2 बटे एफ आर का स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का क्या बन चुका है, फार्मूला। अब हम सारी सेटिंग यहाँ पे करते हैं। तो Q हमारे Q हमारा क्या है, आवेश है। आवेश का जो मात्रक होता है बालक वो कूलाम होता है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। बचा का 4 पाई गणित का लेटर है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बचा क्या मेरे पास F का मात्रक आप लोग को आना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब बच क्या गया
आर का मात्रक आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मीटर। और आप एक बात ध्यान दे लो, आप मात्रक, विमीय सूत्र और वेक्टर, ये तीन टॉपिक आप एकदम अच्छे से तैयार कर लो क्लास 11 के बुक से। ठीक, तो अब हम यहाँ पर हम सारी व्यवस्था को यहाँ सेट करते हैं। सेट करने के बाद अब हम यहाँ हेडिंग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक में। अब यहाँ पर दिखाओ Q1 Q2 क्या बराबर, इसकी तो कोई मात्रक नहीं होगा। Q1 की जगह कूलाम, Q2 की जगह भी कूलाम। क्यों कूलाम, क्योंकि Q1 भी आवेश है, Q2 भी आवेश है, तो कूलाम का स्क्वायर क्या हो गया, कूलाम का स्क्वायर। तो कूलाम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे F के प्लेस पर क्या लिखोगे, F के प्लेस पर न्यूटन लिखेंगे। तो यहाँ हमने F के प्लेस पर क्या लिख दिया, न्यूटन लिख दिया। अपान F के बगल में क्या है, R, R के प्लेस पर क्या लिखना है, मीटर। तो चूंकि R का स्क्वायर है तो यहाँ मीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया, क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है बालक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन का मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, आप आसानी से याद कर लो, ये फार्मूला आपके दिमाग में रहे। एप्सिलॉन नॉट इधर के F को इधर रखे, तो ऊपर वाला का Q1 Q2 से कूलाम का स्क्वायर, और नीचे FR स्क्वायर से, FR स्क्वायर से क्या हो जाएगा बालक, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ऊपर कूलाम का स्क्वायर, नीचे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब इसी को ऑब्जेक्टिव में कई तरीके से आपसे दे सकता है आपका, या तो आपको केवल ऐसे हिंदी में लिख देगा कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे लिख देता है C स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से इसका शॉर्टकट तरीका। या एक बार 2015 बोर्ड के एग्जाम में ऑप्शन कुछ ऐसे दिया था, तो C का स्क्वायर न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन का इनवर्स, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स कर जाएगा 2। तो C स्क्वायर न्यूटन का इनवर्स 1 और मीटर इनवर्स 2। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आप लास्ट में अपने लाइन में आप लिख लीजिए, इसको नोट्स आप बना लीजिए। ठीक, आज हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पढ़े हैं, और पिछले लेक्चर 3 तक हम वेक्टर के रूप में कूलाम का बल हम लोग पढ़ना सीखे थे। लेक्चर 4 आपका चल रहा है। ठीक, और जो लोग लेक्चर 1, 2 और 3 बालक नहीं देखे हो, आप जरूर से ये तीनों लेक्चर आप देखो, नोट्स बनाओ और आप उसको लिख लो। ठीक, अगर आपको नोट्स नहीं बना पाते हो वीडियो लेक्चर के थ्रू, तो आप जाएंगे यूट्यूब पर, मैंने एक लिंक मैंने दे रखा है, आप उसकी सहायता से आप आ जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैं PDF डाल दूंगा, कुछ टॉपिक का मैं डाल दिया हूं, बाकी जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे उसका PDF हम डाउनलोड करते चले जाएंगे। ठीक, तो आप लोग वहां से देख लो। चलो, अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। अब हम 11वां SIP का 11वां पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं बेटा। SIP की 11वां पॉइंट है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है इसको भी आप देखो। ये जेई 2013 का ये क्वेश्चन भी है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, जेई 2013 का क्वेश्चन। इसका मतलब ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जेई ने पूछा है तो कुछ सोच समझ कर ही पूछा होगा भाई। तो ठीक, हर इंटर के बाद हर बच्चों का ये रहता है कि मैं जेई कर लूं, नीट कर लूं। हाँ, जैसे मैंने भी सोचा था कि मैं भी जेई का एग्जाम दूं, हाँ दिया भी, ठीक है जी, लेकिन निकला नहीं। तो कोई बात नहीं है, तो सबको प्रयास करना पड़ता है। ठीक, तो क्योंकि उस जब एज था पढ़ने का तो बकलोली कर रहे थे, दोस्तों का घूमना टहलना मस्ती कर रहे थे, नहीं निकला। और वही काम आज आपके लिए है, अगर आप भी वही काम करोगे तो आप कभी कहीं कुछ निकलने वाला नहीं। इसलिए आप अपना जो भी 2-4 साल 5 साल आपके लाइफ का बचा है पढ़ाई के दृष्टिकोण से, तो आप उसको पूरा बढ़िया से पढ़ो और कुछ कर बैठो, दम लगा दो पूरा, जितना जी जान हो दम लगा के एकदम चापे पड़े रहो, नीचे वहीं मूड़ी किए पढ़े लिखे रहो। चलो, बकलोली कम करते हैं, बात को आगे
बढ़ाते हैं, गाड़ी दौड़ाते हैं। अब ठीक, तो फिर से बेटा क्या जाओ, आपको क्या लिखना है, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र लिखना है। तो बीमीय सूत्र हो चाहे मात्रक हो, उससे रिलेटेड फार्मूला लिख दो। तो कहोगे सर जी अभी तो ऊपर आपने फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था बोलो, ये लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ठीक है सर जी, तो आप लिख लिए। फिर कहोगे सर पिछली बार आप एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र बताना है, तो एप्सिलॉन नॉट का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल लो भैया। चलो ठीक है बेटा, हम निकाल लिए 1/4 पाई Q1 Q2 बटे FR का स्क्वायर। ठीक, कहोगे सर जी Q का अगर हम बीमीय सूत्र लिख लें, F का बीमीय सूत्र लिख लें, R का बीमीय सूत्र लिख लें, तो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र मिल जाएगा। हाँ भाई ठीक है, तो Q बराबर Q का बीमीय सूत्र आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया गया है, क्या होता है T इंटू ए होता है। ठीक, F का भी बीमीय सूत्र आपको आना चाहिए। देखो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनकी बीमीय सूत्र आपको आना चाहिए, जैसे इस Q का आपको आना चाहिए। Q का बीमीय सूत्र क्या होता है, वेग या चाल का आपको आना चाहिए LT-1 होता है। त्वरण का आपको आना चाहिए LT-2 होता है। बल आपको आना चाहिए ML-2 होता है। कार्य या ऊर्जा का आपको आना चाहिए ML2T-2 होता है, ML2T-2 होता है। तो आप इतना भी अगर बीमीय सूत्र अगर आपको आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। अगर और ज्यादा आप पढ़ लो तो अलग मैटर, लेकिन मिनिमम इतनी आपको वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, चलो सर, तो आवेश का क्या होता है, ये होता है। एफ का क्या होगा, एफ का हम देख लेते, कहां गया एफ, कहां गया एफ, बल यहां है। तो इसका क्या होता है भाई, इसका होता है ML-T-2 होता है। आर का बीमीय सूत्र क्या होता है, दूरी का बीमीय सूत्र क्या होगा L2। तो इस तरीके से ये इन सब का आपने कर लिया है। आर इधर हम लिख देते हैं, आर का बीमीय सूत्र क्या होगा L/2 L2। ठीक, अब आ जाओ इसमें सारी खजाना को यहाँ पे सही करो, पूरी खजाना को सही करके कॉपी में लिखकर भाग पढ़ाओ, क्योंकि खजाना मिलने के बाद भाग पढ़ाते हैं। और 4 पाई क्या है, गणित का लेटर है, इसका कोई बीमा नहीं होता, वह एक बीमाहीन राशि होता है। गणित के किसी भी लेटर बीमाहीन होती है। ठीक, चलो अब एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र हमको लिखना है। बीमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट का हमको बीमीय सूत्र क्या पाएंगे हम बालक, चलो लिखते हैं Q1 गुणे Q2। Q का हमको पता है क्या होता है T इंटू ए। अगला Q का भी हमको पता है क्या होगा T इंटू ए। नीचे F का हमको पता है, यहाँ पे लिखे हैं, लिख दो आप ML-T-2। दूरी का क्या होगा, L होगा। दूरी का क्या होगा, L होगा। तो R इस दूरी का क्या होता है, L होता है। ठीक, तो दूरी के जगह L, स्क्वायर के नाते हम लोग क्या कर लेंगे, L का स्क्वायर। अब व्यवस्था को सेट करो, M को ऊपर ले जाओगे तो m के पावर -1। L नीचे देखो कितना है बेटा बालक, देखो कितना है L स्क्वायर और L, तो L के पावर का बन गया 3, तो 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 चिपकेगा। फिर ऊपर देखो T और T क्या है, T का स्क्वायर है, नीचे T के पावर -2 है, तो -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +2। अब पहले से T के पावर 2 है, 2 पहले से था, 2 और इसको मिल गया, खजाना इसको मिल गया, तो T के पावर अब क्या हो गया 4। ए देखो ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे, ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र आप पा गए हो, क्योंकि आपने Q का बीमीय सूत्र लिखा है, F का बीमीय सूत्र लिखा है, R का बीमीय सूत्र लिखकर व्यवस्था को सेट कर दिए, तो आप एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र आपको मिल गया है। आगे पढ़ते रहो और नोट्स बनाते चलो। तो आज आप बहुत 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पढ़ लिए और एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र पढ़ लिए। अब इस बीमीय सूत्र को ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है अक्सर, जैसे जेईई मेंस ने तो ऑब्जेक्टिव में पूछा था। ठीक, अब हम आगे इसको बढ़ाते हैं। आप याद कैसे करोगे, तो आपके पास ऐसे होते, इधर माइनस होते, इधर प्लस, तो 2 लोग को -2 और 2 लोग को
प्लस 2 आप, ठीक। अब क्रम क्या होता है बीमी सूत्र लिखने का? क्रम देखो क्या होता है बेटा, MLTA होता है, ठीक। तो इधर दो लोग को माइनस देना है, इनको -1 किए तब ये बगल आ जाओ, एक इनको एक चीज इनको मिला तो एक चीज इनको मिले, तो -1 हो गया, तो इधर क्या कर दो, 2 कर दो। अब पारी किसकी है? इनकी, तो 2 तक गणित फरियाद या तय लिखोगे 3, तो इधर दो लोग को माइनस देना तो माइनस दे दी, अब 3 के बाद इधर क्या लिखना है 4, तो ऐसे आपको इधर m-1 इधर 2 -3 तो 4, इस तरीके से आपको याद करने का तरीका है। तो टोटल क्या आ गए, m-1 l-3 t4 a2, m-1 l-3 t4 a2, ये इसका बीमी सूत्र हो गया। तो ये हम 11 SIP हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम कूलाम के नियम से रिलेटेड हम 12 नंबर का SIP हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान, क्या हम लोग लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है हम कैसे इसको हम करेंगे, तो हम पीछे के लेक्चर 3 में, पिछले टॉपिक लेक्चर में हमने एक चीज आपको बताया था बेटा, क्या बताया था जरा देखा जाए, सुन लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हम लोग पाए थे, 9.0 10 के पावर 9। अब ये 4.4 पाई आपका गणित है, इस पूरे सिस्टम को आप हल करोगे, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको आना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हल करने पर क्या निकल कर आता है, उसकी वैल्यू 8.85 × 10 के घात पर -12। अब मात्रक अभी हम लोग पढ़े थे, क्या मात्रक पढ़े थे, कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ऊपर देख लो कैसे आता, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड बातें आप पढ़ लिए हो, तो आप लोग नोट पॉइंट में क्या लिख लोगे, एप्सिलॉन नॉट का मतलब कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और बीमी सूत्र क्या लिख लोगे, m-1 l-3 t4 a2 लिख लोगे, बोलो। और इसके आगे इसको आप क्या लिखोगे, 8.85 × 10 के घात पर -12। तो ये पौवा में आप इसको पैक कर दो, पौवा मतलब पौवा, पौवा में पैक करके एकदम इसको लेकर लेके बस यार उलट जाओ, मतलब याद कर लो, ठीक है। गाड़ी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो ये 12 नंबर की SIP मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम 13 नंबर का जो SIP है, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का, 13 नंबर का SIP जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ट्रिपल स्टार से हम डिनोट करेंगे, कितने स्टार से, ट्रिपल स्टार से। तो 13 नंबर की जो मेरे पास SIP है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग परावैद्युतांक, क्या लिखेंगे, 13 नंबर की SIP को हेडिंग के तौर पर अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, जिसको स्मॉल k से आपने डिनोट किया था। तो अब परावैद्युतांक, ये आपका डिफिनेशन जो था परावैद्युतांक, 2010 में इसका डिफिनेशन पूछा था कि परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। तो अब परावैद्युतांक जो आया था स्मॉल के, कहाँ आया था, तो आपने एक सूत्र पढ़ा था ऊपर कूलाम के नियम में, क्या पढ़ा था बेटा, जरा समझा जाए। तो आप कहोगे सर हमने एक सूत्र पढ़ा था, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल के, ठीक है बच्चा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल के। तो यहाँ से बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ से एप्सिलॉन के का वैल्यू निकालो, क्यों के का वैल्यू निकालो, क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है, के की। इसके पहले चर्चा किसकी चल रही थी, एप्सिलॉन की, इसलिए बार बार हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल रहे थे, इस बार किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की। तो यहाँ से के बराबर इसको हम नीचे ट्रांसफर करेंगे कि पाएंगे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्या पाएंगे, के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट पा जाएंगे। अब हिंदी भाषा में के का क्या नाम है, तो के का नाम है किसी माध्यम का परावैद्युतांक। इसका हिंदी माध्यम क्या नाम है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता। इसका हिंदी में क्या नाम है, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता।
तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? बाबू जी को क्या पढ़ोगे? बाबू जी को अनुपात, बाबू जी को क्या पढ़ोगे? अनुपात। चलो अब हम डिफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, आप सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे। तो क्या डिफिनेशन बनाएंगे कि किसी माध्यम की, क्या है? किसी के को क्या पढ़ोगे? किसी माध्यम, किसी माध्यम की परावैद्युतान, किसी माध्यम का परावैद्युतान, उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा में क्या है? तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के क्या है? के अनुपात को कहते हैं। फिर से आओ सुनते हैं बालक, क्या है? किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है, 2010 में पूछा गया था। अब हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे, अब स्टार लगा के हम हेडिंग एक लिखेंगे, तो डबल स्टार लगा के हेडिंग हम लिखेंगे के से संबंधित कुछ बातें, के से संबंधित कुछ बातें, के से संबंधित कुछ बातें। तो के से संबंधित कुछ बातों में क्या बात हमको पढ़ना है, उस बात को हम बताते हैं, अपने पास ही रखना, ठीक है? और अपने दोस्तों को मत बता देना, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। बता दिए उसको, अब पाओगे कम नंबर तुम। तो के से संबंधित कुछ बात अपने पास रखना, ही राज की बात है, जो बिल्कुल नहीं बताना है किसी को, ठीक? तो पहले में आप लिखोगे मात्रक, यानी कि आप पहले लिखोगे के का मात्रक एवं विमीय सूत्र। पहली हेडिंग में क्या लिखोगे? के का मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो चलो के का मात्रक एवं विमीय सूत्र क्या होगा ये हम देखते हैं। भैया ऊपर वैद्युतशीलता, नीचे भी वैद्युतशीलता, ऊपर वैद्युतशीलता का मात्रक, नीचे वैद्युतशीलता का मात्रक, वैद्युतशीलता 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 गया, मतलब मर गया, कट गया। तो कट गया तो इसका मतलब कैंसिल आउट हो गया। तो क्या लिखोगे? के का जब कट गया तो कुछ मिला नहीं मिला, तो क्या लिखोगे? के का कोई मात्रक नहीं होता है। और ऊपर अपसाइलेंट नोट का बीमी सूत्र, अपसाइलेंट, तो दोनों का बीमी सूत्र सेम आएगा, इसका मतलब वो भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तब कुछ मिला तो कहोगे सर नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो वो कैसी राशि हो गई? बीमाहीन हो गई। कैसी? नहीं मिला तो हीन हो गई। दीन दयाल विरद संभारी, ठीक? तो उसकी कोई बीमी सूत्र नहीं मिलेगा, तो आप क्या कहोगे? कि यह एक बीमाहीन राशि है। तो आप अपने कॉपी में एक लाइन में बालक का लिखोगे कि परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात यह एक बीमाहीन राशि होती है, ठीक? बीमाहीन राशि होती है। अब आगे, अब हम इसकी दूसरी वाला बी वाला पॉइंट पढ़ेंगे। बी वाला पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 वाला पॉइंट किस सन में आपको पूछा है? हम लिख रहे हैं 2014, यूपी बोर्ड के 2014 में ये पूछा गया है। क्या है? हम बी वाले पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। लिखो, क्या लिखोगे आप लोग? धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। यानी क्या याद करोगे? धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, एक एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल 2023 में पूछा है। जैसे चांदी, क्वेश्चन पूछा था कि चांदी के लिए के का मान क्या होगा? भाई चांदी है क्या? तो चांदी एक प्रकार की क्या होती है? धातु। चांदी एक प्रकार की धातु, और धातु के लिए के का मान कितना रखे हो? अनंत। तो बताओ चांदी के लिए भी कितना होगा? चांदी के लिए भी के का मान अनंत। तो कौन सा ऑप्शन ठीक लगाओगे? चांदी के लिए के का मान अनंत होता है। तो ये बी वाले में 2 साल क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो बी वाले SIP से 2 साल के क्वेश्चन आप कर लोगे। पहला क्वेश्चन 2014 में, धातु के लिए के का मान क्या होता है? तो आंसर है अनंत। चांदी के लिए के का मान क्या होता है? तो चांदी एक प्रकार की चूंकि धातु होती है, इसलिए इसके लिए भी के का मान क्या होगा? अनंत ही होगा।
अब हम सी वाला इसके एसआईपी पढ़ते हैं। सी वाला भी एसआईपी आपका पूछा गया है, 2017 के आसपास ये पूछा गया है। ठीक, तो सी वाला एसआईपी आपसे कब पूछा गया? हाँ, 2017। सी वाला एसआईपी 2017 में आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है हम बताते हैं। तो अगर कोई भी मेरे पास विद्युत रोधी पदार्थ है, विद्युत रोधी पदार्थ, कौन सा पदार्थ वाला? बोलो जल्दी जल्दी, विद्युत रोधी पदार्थ। अगर हमारे पास कोई विद्युत रोधी पदार्थ है तो के का मान सदैव ग्रेटर देन 1 होता है। के का मान यानी द वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। के का मान 1 से ज्यादा होता है। याद कर, जैसे क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से के लिए सत्य है। 2017 वाला क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन दिया गया था किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। किसी, क्या क्वेश्चन था फिर से सुनो, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, जिसमें से पहला ऑप्शन -3 था, दूसरा ऑप्शन 0.7 था, तीसरा ऑप्शन 0.6 था, चौथा ऑप्शन मान लेते हैं 0.6 लिख लेते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये वाला तो गलत है, 1 से कम। ये वाला भी गलत है, 1 से कम। ये वाला भी गलत है, 1 से कम। तो सही कौन सा ऑप्शन है? 1 से ज्यादा। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर 6 और 0. कितना? 0.6, अरे सॉरी 6.0। तो ये के लिए आप एसआईपी पढ़े, ए बी और सी। ए में क्या पढ़े? यह एक मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह एक विमाहीन राशि होती है। बी वाले में क्या पढ़े हो कि धातुओं के लिए, जैसे चांदी, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। सी वाले के लिए बेटा क्या पढ़े हो? सी वाले के लिए कि किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ के लिए के का मान सदैव 1 से ज्यादा होता है। अब हम बी वाले ऑप्शन में आते हैं। तो जल, मेरे पास जल है, तो जल के लिए के का वैल्यू हम लोग पाते हैं। तो कभी कभी 80 भी लिख दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर है क्वेश्चन, और कभी कभी 81 लिख दिया जाता है। तो किसी माध्यम में के का मान 80 भी लिखा है, तो अरे जल के लिए के का मान 80 या जल के लिए के का मान 81, दो में से कोई एक वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने सुविधा के अनुसार, या तो क्वेश्चन पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डी के बाद हम ई वाले पॉइंट पर आते हैं। वायु या निर्वात, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। ठीक, तो वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू 1। अब हम एक दूसरे नोट पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। नोट पॉइंट ये इस्तेमाल करते हैं कि आज तक, नाउ और डेट, मतलब आज तक जितने भी विलायक हम लोगों को प्राप्त हैं, विलायक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, जितने भी विलायक आपको प्राप्त हैं उन सभी विलायकों में जल एक ऐसा विलायक है जिसके लिए के का मान सबसे अधिक होता है। जल एक ऐसा विलायक जिसके लिए के का मान सबसे अधिक होता है। इसका केमिस्ट्री के विलयन वाले चैप्टर में इसका इस्तेमाल आप बहुत जोरों शोर पर आप करोगे जब विलयता नाम का टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। सॉल्युबिलिटी नाम का टॉपिक जब आपको मार साहब लोग पढ़ाएंगे तब आप वहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो आप जान जाओ कि अभी तक ज्ञात सभी विलायकों में से जल एक ऐसा विलायक है जिसके लिए के का मान सबसे अधिक होता है। अरे सबसे अधिक होता है। ठीक, एक हो गया। एक और हम नोट पॉइंट इस्तेमाल करते हैं कि जिस पदार्थ के लिए के का मान अधिक होगा, जिस पदार्थ के लिए यानी जिस चालक के लिए, अगर कोई मेरे पास चालक है तो जिस चालक के लिए के का मान अधिक होगा तो उसकी चालकता भी अधिक होगी। तो जिस पदार्थ के लिए के का मान ज्यादा होगा उसकी विद्युत चालकता भी अधिक माना जाता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हुआ। तो परावैद्युतांक वाला टॉपिक मैंने आपको क्लियर हम कर दिए हैं। तो एसआईटी नंबर कहां तक आप आ चुके हो? 12 तक। 9 3 12 एसआईटी आप लोग पढ़ लिए हो। अब हम एक 13वीं एसआईटी आपको पढ़ाने वाले हैं बालक।
आपने बहुत सारे एसआईपी पढ़ लिया, हमने 13वीं, अब पीछे मुड़ मुड़ के आप कॉपी को ध्यान से आप लोग लिखे जो है उसे पढ़ेंगे। तो 13वीं एसआईपी है जो यूपी बोर्ड में 2015 के पेपर में आपसे आया है। तो 13वीं एसआईपी आपसे हम लिखवा रहे हैं। क्या होता है, अगर मेरे पास कोई आवेश Q है तो कि आवेश Q को आपको दो भागों में बांटना है, दो भागों में बांटना है। तो इसका कैसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि किसी आवेश Q को दो भागों में किस प्रकार बांटा जाए कि उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वह मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। क्या क्वेश्चन है, किसी दिए गए आवेश Q को दो भागों में किस प्रकार बांटा जाए कि उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान मैक्सिमम हो। ठीक, तो इसका मैं आंसर आपको लिखता हूं। ये मैक्सिमा और मिनिमा इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को, कैलकुलस का मैक्सिमा मिनिमा इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो खैर आपको फिलहाल आंसर तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो Q को दो भागों में क्या बांटा जाए, दो भागों के अगवा लगा दो बराबर भागों में। तो यानी कि Q को दो भागों में कैसे बांटा जाए, तो Q को दो बराबर भागों में बांटा जाएगा, तब उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल सबसे अधिक होगा। अर्थात Q का आंसर क्या है, Q/2 और Q/2। एक अच्छे कंपटीशन में ये आपका पूछ दिया जाता है। ठीक, 2015 बोर्ड, यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन है, उसमें हम इस्तेमाल किए हैं। तो Q का आंसर क्या है, Q को अगर हम आधा आधा दो बराबर भाग में बांट दें तो अब इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वह क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अलग कोई भी तरीका आप बांटने का करोगे तो इससे ज्यादा बल नहीं लगेगा। बांटने का और तरीका है, 0.1 Q ले लो एंड 0.9 Q ले लो। ठीक है, तो आप चेक करोगे तो कम आएगा। ठीक, आगे चलते हैं बालक, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इस 13वीं एसआईपी पर एक जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आसान है तो हम कर लेते हैं। 2023 के पेपर में आप देखोगे तो दिया था कि 10 माइक्रोकूलाम आवेश, Q की जगह कितना बोला है, Q के प्लेस पर कितना बोला बेटा, 10 माइक्रोकूलाम आवेश को दो भागों में किस प्रकार बांटा जाए कि इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम हो, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम हो। तो आंसर क्या है कि आधा आधा बांट दो। आंसर क्या है भैया, आधा आधा बांट दो। तो यानी कि क्या है, 10 माइक्रोकूलाम है तो 5 माइक्रोकूलाम एंड 5 माइक्रोकूलाम आधा आधा बांट दोगे तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक, अब हम 13 एसआईपी हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम एसआईपी नंबर 14 पर आते हैं। ये सारे एसआईपी अगर आप तैयार कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये सब सारे कंपटीशन में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि हमने क्वेश्चन के साथ करवा रहे हैं। ईयर भी दिन लिखते रहे, क्या जाकर चेक करो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम 14 नंबर के एसआईपी आते हैं बेटा। 14 नंबर के एसआईपी एक जेई में क्वेश्चन, इसका ईयर मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक, आप देखोगे तो होगा, हम साल में देखो तो जेई में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आपको बताते हैं क्या था कि अगर वायु में, यदि वायु में दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है। वायु में स्थित दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक, यदि इनके बीच के परावैद्युतांक वाला कितना, के परावैद्युतांक वाला कोई बाहर से माध्यम लाकर भर दिया जाए तब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो अब माध्यम में इसका फार्मूला होता है r रूप में k। अब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, Rm बराबर r रूप में k हो जाएगा। तो यही आंसर जेई वाला सही था। तो आंसर क्या सही होगा, r रूप में k हो जाएगा। ठीक, क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार सुनते हैं कि अगर वायु में दो आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है
तो अगर इसमें हम के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम लाकर भर दें तो अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर एम, एम फॉर मीडियम, आर एम बराबर हो जाएगा आर रूट में के, क्या हो जाएगा आर रूट में के। अब कहोगे सर दूरी कैसे बदल गई, तो दूरी बदल गई है माध्यम भरने से। माध्यम भरोगे तो बल प्रभावित होगा, अगर माध्यम भर दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, बल प्रभावित होगा। और जब बल प्रभावित होगा तो आप या तो खींचेगा कम या तो दबाएगा ज्यादा। तो जब बल प्रभावित होगा तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रभावित हुआ, तो इसका मतलब है दूरी या तो कम बेसी दूरी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। तो आप ये याद कर लोगे, ठीक। और हम एक और आपको एसआईपी आपको देते हैं, 13 एसआईपी, 14 एसआईपी हो गया। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर की एसआईपी पर। 15 नंबर की एसआईपी क्या है बेटा, इसको भी आप लोग समझ लो, ठीक है। 15 नंबर की एसआईपी क्या है कि हमारे पास दो इक्वल आवेश, मतलब दो आवेश हैं, ठीक। इनको हमने स्मॉल आर दूरी पर रखा है और दोनों हम पहली बार दोनों को हम प्लस प्लस ले लिए, और तब इनके बीच जो हम कूलाम के नियम से बल निकालेंगे तो इनके बीच जो कूलाम के नियम से बल लगा है वो F1 लगा है। इन दोनों, एक आवेश भी क्या है प्लस, एक गगरी में एक आवेश, मतलब एक जगह एक आवेश दूसरे जगह दूसरा आवेश है, ठीक। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, तो इनके बीच में लगने वाला बल F1 है। आगे आगे क्या करना है सर जी, अब इसी से वही सिस्टम को लाओ, बस मैग्नीट्यूड बदल दो, एक को प्लस रखो और दूसरे को माइनस रखो, बस मैग्नीट्यूड इनका बदल दिए। तो अब इनके बीच उतने दूरी पर ले जाकर तुम रख दिए, तो अब इनके बीच बल लग रहा है F2, बात समझे। यानी ऊपर दोनों प्लस प्लस था और नीचे दोनों एक प्लस और एक माइनस है, और दूरी भी दोनों का सेम सेम है। तो ऊपर बल F1 लगा, नीचे बल F2 लगा। अब F1 F2 में क्या संबंध होगा, यही बात हमको बताना है, ठीक। तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि F1 इज ग्रेटर देन F2, दूसरा ऑप्शन पूछा जाएगा F1 इज लेस देन F2, तीसरा ऑप्शन पूछा जाएगा F1 बराबर F2, चौथा ऑप्शन है NOT। चौथा ऑप्शन क्या है, NOT, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दो अब कौन सा आंसर सही है। तो तुम कहोगे सर जी जहां तक कि हमको आपने पढ़ाया है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, हाँ ठीक बोला बेटा तुमने, ठीक है मास्टर, ठीक। इसके बाद आप क्या कहोगे सर, अगर आवेश का मान, आवेश का परिमाण समान है और आवेशों के बीच की दूरी समान है तो बल भी समान होना चाहिए। देखो सही बात है, आवेश समान, आवेश समान और दूरी समान, आवेश और दूरी क्या है, समान है, तो बल भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस हिसाब से कहोगे सर जी हई वाला ऑप्शन आप सही लगाओ। तो हम कहेंगे नहीं भाई बात तो तुम्हारा कुछ गड़बड़ है। तो कहोगे अरे सर तुम्हें तो पढ़ाए हो कि यह वाला ऑप्शन लगाना है, आवेश समान। नहीं, बल डिपेंड किस पर करता है, बल आवेश पर डिपेंड करता है और किस पर, दूरी पर डिपेंड करता है। जब आवेश का वैल्यू समान है और दूरी समान है तो बल भी समान होना चाहिए। लेकिन बेटा इसमें थोड़ी सी एक कमी है। क्या कमी है, आओ पकड़ते हैं, तो पकड़ लो। तो अब यहां और यहां जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है बेटा, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। यहां और यहां जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। सही बात, एक नंबर का बात है, ठीक। आगे आगे चलते हैं। तो ये प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे को दूर भगाएगा, प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे को दूर भगाएगा। जब दूर भगाता है तो उनके बीच की दूरी पहले से कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण के कारण दूर भगाएगा तो दूरी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर दूरी का वैल्यू नीचे से ज्यादा हो गया तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। दूरी ज्यादा तो बल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, ठीक। चलो आगे आओ, F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। अब यहां थोड़ा समझते हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण के कारण एक दूसरे को चपचपैले खींचेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक। खींचने को हम कहते हैं प्यार करना, दूर भगाने को कहते हैं
अब समझ ही रहे हो तुम, चलो जाने दो, नहीं समझोगे तो हम क्या समझाएंगे। ठीक, खींचने को क्या कहते हैं? प्यार करना, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो जब पास आने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब दूरी कम होगा तब इनके बीच लगने वाले बल का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब बता दो F2 का वैल्यू क्या हो चुका है? ज्यादा। यानी एक दूसरे को अपन यो खींचेंगे, आकर्षण करेंगे तो दूरी कम होगी और F का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर जी? अरे मार साहब, ये तो F1 इज लेस देन F2 हो गया, F2 वाला बड़ा हो गया। तो ये भी SIP आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है। अब 15 नंबर की SIP मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी है बेटा। कूलॉम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। कूलॉम्स लॉ लेक्चर 3 में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो लेक्चर 3 का जो छूटा हुआ पार्ट था वो लेक्चर 4 में चल रहा है। तो 15 नंबर की SIP मेरी क्लियर हुई। अब मैं 16 नंबर के SIP पर आता हूं। ये सब सारी SIP क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसलिए आपको पूरी SIP को बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक, तो 16 नंबर की SIP पर हम बेटा आते हैं। 16 नंबर की SIP ये है कि कूलाम का नियम, ये भी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, बहुत पहले पूछा गया है। ठीक, तो क्या है कि कूलाम का नियम किसके लिए सत्य है? तो कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है। कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ठीक, अगर हम इस तरीके से हम ये कोई चालक छड़ ले ले और इधर एक चालक छड़ ले ले तो क्या इसके इन दोनों इस पर आवेश का वैल्यू Q1, इस पर आवेश की वैल्यू क्या है? Q2 है। तो क्या इन दोनों पर हम कूलाम का नियम व्यवस्था सेट करेंगे तो क्या लागू हो पाएगा? तो आंसर क्या है? नहीं। आंसर क्या है? नहीं। क्यों नहीं है? कि भाई बीच की दूरी लोगे तो ई वाली दूरी लिया जाए कि यहां से लिया जाए कि यहां से लिया, बताओ डिस्टेंस मिल पा रहा है? अब मान लो एक लड़का का हम एक छोर से एक छोड़ ले तो कुल कई सारे डिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो तो बताओ कूलाम का नियम इनके लिए सत्य है? तो आंसर क्या है? असत्य है। तो अब आप एक लाइन में इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखोगे? कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो ये 16 नंबर की SIP आपको कंप्लीट हो गई बालक। कितने नंबर की SIP? 16 नंबर की। अब हम 17 नंबर के SIP पर आते हैं। 17 नंबर की जो मेरे पास SIP है, तो कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम पहला स्थिर बिंदु आवेश था, स्थिर बिंदु आवेश दूसरा के लिए ही केवल ये लिमिटेशन है, इसकी क्या है? लिमिटेशन की केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। जब आपसे इसकी सीमा पूछा जाएगा तो केवल लिखना केवल बिंदु स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है। आगे कूलाम का नियम बड़ी दूरी के लिए भी सत्य है, परमाणविक दूरी के लिए भी सत्य है और नाभिकीय दूरी के लिए भी सत्य है। नाभिकीय दूरी के लिए भी सत्य है। ठीक, यानी बड़ी दूरी का मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो भी हम कूलाम का नियम लगाकर कर लेंगे। परमाणविक दूरी का मतलब नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच पूछा जाएगा तो भी कूलाम का नियम सही है, लगा देंगे F बराबर K Q1 Q2/R इस पर। और नाभिक के अंदर उपस्थित कण के लिए भी बोला जाएगा तो भी आपको नाभिकीय दूरी के लिए भी सत्य। अगर दो आवेश नाभिकीय दूरी में रखे गए तो भी सही सत्य है। परमाणविक दूरी लगभग 10 के घात पर कितना होता है? -10 मीटर की कोटि का होता है। परमाणविक दूरी 10 के घात पर -10 मीटर की कोटि का होता है और नाभिकीय दूरी लगभग 10 के घात पर -15 मीटर की कोटि का होता है। यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखोगे तो भी आप कूलाम का नियम लागू कर सकते हो। 10 के घात पर -10 मीटर तक के डिस्टेंस पर अगर दो आवेश को रखोगे तो भी आप लागू कर सकते हो और 10 के घात पर -15 मीटर की दूरी पर भी अगर दो आवेश आप रखे हो तो भी कूलाम का नियम लागू करके आप उनके बीच लगने वाले बल को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 16-17 नंबर की SIP क्लियर हुई। हम कूलाम के नियम में
18 नंबर की SIP हमको बस 18 नंबर तक हमको पढ़ना है, 18 नंबर तक हमको पढ़ना है। ठीक, तो 18 नंबर तक हमको क्या पढ़ना है? कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम प्रयोगात्मक, कूलाम का जो नियम प्रयोगात्मक कार्यों पर आधारित है। इनका जो नियम है वो प्रयोगात्मक योगात्मक नियम पर आधारित है। इसका कोई गणितीय प्रयोगात्मक नियम पर आधारित प्रयोग करके ये पाया गया है, इसका कोई गणितीय नियम नहीं है। ये गणितीय थ्योरी पर ये नहीं लागू होती है, केवल किस पर ये लागू होती है? प्रयोगात्मक कार्यों पर आधारित है, इसकी कोई गणितीय उत्पत्ति नहीं है। तो आप क्या अपने भाषा में लिखेंगे बेटा? बोलो, कूलाम का नियम प्रयोगात्मक कार्यों पर आधारित है, इसकी कोई गणितीय उत्पत्ति नहीं है, इसकी कोई गणितीय उत्पत्ति नहीं है। तो कूलाम के नियम में हमने 18 पॉइंट पढ़ा है। मैंने क्यों 18 SIP बढ़ाया है? क्योंकि कूलाम के नियम में जो कांस्टेंट आता है, कौन आता है? 9 × 10 के घात पर 9, तो 9 9 18, तो 18 SIP हमने पढ़ा है बेटा। अब कूलाम का नियम आपका द एंड हो चुका है। अब आप लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में कूलाम का नियम बढ़िया से तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया, 10-12 क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया जो ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर का पूछा जाता है वो करवा दिए, जेईई और नीट का भी क्वेश्चन करवा दिए। एक बार हम फास्ट हम इसको मतलब रिवीजन करेंगे। तो कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बराबर फार्मूला 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R का इसका ये किसमें है? माध्यम में। एयर में अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ये एयर में बता दोगे, ये माध्यम में है। आगे FM बराबर क्या आपने सूत्र पढ़ा था बेटा? FA अपान K पढ़े थे। FM बराबर क्या सूत्र पढ़े थे? FA अपान K। यानी यहां पर आप क्या पाए हो? माध्यम में बल घटता है, माध्यम में बल घटता है, माध्यम में बल क्या होता है? घटता है। ये आप याद कर लेंगे। कितने गुना से घटता है? 1/K गुना से घटता है। ठीक, समान आवेशों के बीच आकर्षण बल, यानी कि इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? इसके बाद आप K के विषय में पढ़े थे। K के विषय में K बराबर क्या फार्मूला था? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। K का फार्मूला क्या था? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसमें आपको स्पेशली क्या याद करना है? K इज ग्रेटर देन A और K फॉर धातु, K फॉर धातु के लिए अनंत। ये K के विषय में आपको याद कर लेना है। ठीक, ये इतना। इसके बाद आपको क्या पढ़ना था? एप्सिलॉन नॉट कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक, बीनी सूत्र M-1 L-3 T4 A2, ये बीनी सूत्र था। वैल्यू कितना था? 8.85 × 10 के घात पर -12 C स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये SIP आपने पढ़ा था, क्लियर है? और किसी आवेश Q को दो भागों में कैसे बांटा जाए? तो Q/2 और Q/2 में आपको बांटना पड़ेगा। किसी आवेश को कैसे बांटा जाए? Q/2 और Q/2 में बांटोगे तो इनके बीच जो बल का मान रखेगा तो F विल बी मैक्सिमम। तो F का वैल्यू इस समय F का वैल्यू क्या होगा? F विल बी मैक्सिमम, F का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक, अगर हम आवेश का वैल्यू सेम है, आगे अगर Q का वैल्यू समान है तो आकर्षण बल, कौन सा बल? Q का वैल्यू अगर समान है तो आकर्षण बल, उन आवेशों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो बड़ा होता है किससे? प्रतिकर्षण बल से। यानी आकर्षण बल बड़ा होता है। आकर्षण बल इज ग्रेटर देन क्या? प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल इज ग्रेटर देन प्रतिकर्षण बल। अगर वायु में आवेशों के बीच की दूरी r है तो माध्यम में आवेशों के बीच की दूरी क्या होगा? r रूप में k होगा। वायु में आवेशों के बीच की दूरी अगर r है तो माध्यम में आवेशों के बीच की दूरी क्या होगा? r रूप में k होगा।
कूलाम का नियम केवल किसके लिए सही है? स्थिर स्थिर बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए सही है? स्थिर बिंदु आवेश के लिए। ठीक, स्थिर बिंदु आवेश के लिए ये सही है। चलो ठीक है, आप लोग इसको देख लो। ये कूलाम का नियम ये माध्यम में बल हो गया, तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया है। हाँ, एक लाइन और, कूलाम का नियम बड़ी दूरी के लिए भी लागू होगा। बड़ी दूरी हो चाहे नाभिकीय दूरी हो या परमाणविक दूरी हो, परमाणविक दूरी हो, ठीक, सबके लिए कूलाम का नियम लागू होगा। इस तरीके से बालक कूलाम का नियम आपका कंप्लीट होता है। तो अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग में, नेक्स्ट में हम यही पढ़ेंगे। ठीक।